अब हम देखते हैं आधुनिक विचारधारा। इससे पहले मैंने आपको वित्तीय प्रबंधक की परंपरागत विचारधारा के बारे में बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार रियल में वित्त प्रबंधक क्या होता है। तो ये जो चेंजेस हुआ वो हुआ आफ्टर 1950। 1950 से 1960 के बाद जो है वो चेंजेस स्टार्ट हो गया। देन ये अगर हम देखें इस अप्रोच का सही तरीके से अगर डेवलपमेंट देखें तो 1960 से कुछ बेसिक इम्प्रूवमेंट हुए, कुछ चेंजेस हुए। उन चेंजेस के बिहार पर हमारी जो वित्तीय प्रबंधक को लेकर के जो अप्रोच थी एटलीस्ट वो अप्रोच पूरी तरह से बदल गई। तो 1960 से व्यवसायिक परिस्थितियां बदल गई। सबसे पहले तो हमारी जो बिजनेस की जो कंडीशंस थी एटलीस्ट वो टोटली चेंज हो गई। उसके बाद हुआ कि निगमित उपक्रमों का तेजी से विकास हुआ। तो जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस थे एटलीस्ट उनका रैपिड रेट से डेवलपमेंट हुआ। तो देखो ये जो विचारधारा है पहले हमने परंपरागत देखी, अब हम वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा देख रहे हैं। तो आधुनिक विचारधारा जो थी वो 1960 से स्टार्ट हुई। 1960 से कैसे स्टार्ट हुई कि आफ्टर 1960 ग्रेट चेंजेस आ गए बिजनेस कंडीशंस में एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। व्यवसाय जो थी हमारी वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई और जो है वो निगमित उपक्रमों का धीरे धीरे विकास होने लगा। कॉरपोरेट कंपनीज, कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस स्लोली और स्लोली जो है वो इस्टेब्लिश होने लगे हमारी कंट्री में। और तकनीकी सुधार हुआ, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। किस सेक्टर में? बिजनेस सेक्टर में। तो बिजनेस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ और मार्केट का एक्सपेंशन हो गया, बाजारों का विस्तार होता गया, बाजार बढ़ते गए। पहले मार्केट का साइज बहुत छोटा होता था। आफ्टर 1960 स्लोली और स्लोली मार्केट के साइज में चेंजेस आने लगा और मार्केट का साइज एक्सपांड होने लगा, उसका विस्तार होने लगा। प्रतिस्पर्धा बदल गई या प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। पहले कोई कंपटीशन नहीं होता था, उसके बाद कंपटीशन जो है वो रैपिड रेट से इंक्रीज हो गया। तो इन सब के लिए जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अडेप्ट करना अब अनिवार्य हो गया। पहले एफएम की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, जो अकाउंटेंट था एटलीस्ट वही एफएम का काम करता था। लेकिन इतने ज़्यादा ग्रेट चेंजेस होने की वजह से व्यावसायिक गतिविधियां बदल गई, निगमित उपक्रमों का विस्तार होने लगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने लग गया, बाजारों का विकास हो गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तो इन सब के कारण जो है वो हमारे देश में एफएम का जो चेंज था, जो क्राइटेरिया था, जो ओपिनियन था एटलीस्ट वो पूरी तरह से बदल गया। और अब एफएम जो है वो एक अनिवार्य विषय हो गया, एक अनिवार्य पर्सन हो गया किसी भी कंपनी में। क्योंकि फर्म के साधनों का कुशल और अनुकूलतम प्रयोग जो है वो एफएम के द्वारा ही किया जा सकता था, फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही। फर्म के जितने भी रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज का बहुत ही एफिशिएंसी के साथ और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पूरी कुशलता के साथ और पूरा सदुपयोग जो था वो एफएम के द्वारा ही अब जो है वो संभव हो गया। और एफएम सभी समस्याओं पर विचार करने लगा। पहले यह था कि वो फाइनेंस से लेकर प्रॉब्लम पर ध्यान देता था, अब जो है वो सभी बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है एटलीस्ट सब प्रॉब्लम्स की लिंक एफएम से होती है, फाइनेंस से होती है। तो वो सभी समस्याओं पर विचार भी करने लगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेरे को उसी पे अपने ओपिनियन करने हैं या मुझे उसी को सॉल्व करना है। फर्म की जितनी भी समस्याएं होती थी जिनका लिंक फाइनेंस से होता था उन सभी पर एफएम जो है वो विचार करने लगा। और एफएम जो है वो साधनों के उपयोग की लागत की तुलना उसके लाभ से करने लगा। इट मीन्स कि मैंने कुछ फैक्टर लिए हैं, मैंने कुछ रिसोर्सेज जो है वो यूज़ लिए, तो उन रिसोर्सेज की मेरे लिए क्या कॉस्ट आ रही है और ये रिसोर्सेज मुझे क्या प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड पी, सी इज़ ग्रेटर या पी इज़ ग्रेटर, ये देखना भी एफएम का काम था। कि कोई भी साधन, कोई भी रिसोर्सेज हम कलेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी कॉस्ट हमारे लिए क्या पड़ेगी, और कोई भी जो है पर्टिकुलर जो भी आपकी गतिविधि है उसमें आपकी कॉस्ट और आपके प्रॉफिट में क्या चेंजेस हो रहा है, ये सब देखना एफएम का काम हो गया था। तो अकॉर्डिंग जो एफएम है वो ये सारे काम वो करने लगा और लागतों की लाभों से तुलना कर करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने लगा कि रियल में कॉस्ट की क्या कंडीशन है और प्रॉफिट की क्या कंडीशन है। और प्री
डिटर्मिनेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनको फुलफिल करना एफएम का मेन टास्क हो गया। तो दिस इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ एफएम। एफएम की ये मॉडर्न अप्रोच है, इसके अकॉर्डिंग एफएम का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफएम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ओपिनियन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार फाइनेंशियल मैनेजर की रियल में क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम उन विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहला है व्यवसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग, कि एफएम जो है वो एक मोस्ट पावरफुल पार्ट हो गया। हमारी पूरी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस पार्ट है, बट एफएम जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंस स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊंगी है हमारे एफएम का, उसमें इसकी जो कंडीशन है वो मोस्ट पावरफुल है, ये बहुत अभिन्न अंग है। ये हमारे जितने भी प्रबंधकों की टोली है, उच्च प्रबंधकों की टोली, उसका नायक है, उसका कैप्टन होता है, सुपीरियर पर्सन होता है, ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच उसको सबसे सुपीरियर पर्सन माना गया हमारे मैनेजमेंट में से। नेक्स्ट आता है सतत प्रक्रिया की, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एफएम की जो प्रोसेस है फाइनेंस मैनेज की और फाइनेंशियल मैनेजर की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। ये नहीं कि कुछ स्पेशल ओकेशन पे ज़रूरत है या कभी कभार है, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में है। इसकी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहेगी, केवल किसी विशेष परिस्थिति पर नहीं, जैसा कि ट्रेडिशनल अप्रोच मानती थी। हर समय ये चलेगा, इसका काम होगा, इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको एक्टिवनेस जो है अपनी वो शो करनी पड़ेगी। उसके बाद है लेखांकन कार्य से भिन्न, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, कि हम सोचते हैं कि अकाउंट्स का काम किया और वही फाइनेंशियल मैनेजर है, नहीं, अकाउंटेंट एक अलग है और फाइनेंशियल मैनेजर अलग है। दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। अकाउंटेंट जो होता है थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का पर्सन होता है, लेकिन जब कभी भी किसी को फाइनेंस सौंपा जाता है तो वो थोड़ा सा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। तो ये लेखांकन कार्य से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि लेखांकन में हम समंकों का संग्रहण करते हैं, जो भी डेटास दिया जाता है एटलीस्ट हम उसका कलेक्शन करते हैं। बट इन फाइनेंस जो है वो हम फाइनेंस का जो डिसीजन ले रहे हो आप उसका विश्लेषण करते हो कि फाइनेंस से आपके डिसीजन पे क्या इफेक्टिवनेस आया, आप उसको एनालिसिस भी करते हो एफएम में। उसके बाद आता है कि उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक, कि इसकी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ये है कि इट इज़ हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ हायर मैनेजर, कि हायर मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है एफएम उसमें अपना पावरफुल रोल प्ले करता है। जो भी कार्य निष्पत्ति के संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत करता है, जो प्रतिवेदन देता है, उस आंकड़े और रिपोर्ट, उन डेटाज और उन रिपोर्ट के बिहाफ पे जो हमारा हायर मैनेजमेंट है जो भी डिसीजन लेता है तो उसकी डिसीजन में ये सहायक होता है। उस डिसीजन को फॉलो करने में कि इस साल डिविडेंड इतना बांटना है, इस साल बोनस शेयर देने हैं, इस साल ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हायर मैनेजमेंट लेता है उन डिसीजन को ऑपरेट करने में एफएम की जो रूल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद है कार्य निष्पत्ति का मापक, कि जो भी आपकी एफिशिएंसी है, वर्क की एफिशिएंसी, एटलीस्ट उसको इवेल्युएट कर करके शो करता है कि हमने जो भी कोई काम किया है उसकी हमारी एफिशिएंसी क्या है। तो ये कार्य निष्पत्ति का इवेल्युएशन किस स्टाइल से करता है कि पूर्व निर्धारित मात्रा में आगम प्राप्त कर, जो भी आपकी प्री डिटर्मिनेट है रेवेन्यू को अर्न करने की, सबसे पहले पूर्व निर्धारित मात्रा में ये आगम को प्राप्त करता है और उसके बाद लागत को उचित स्तर पर रखता है। जो आपका कोस्ट का जो लेवल है एटलीस्ट उसको एक फेयर लेवल पर मेंटेन कर करके रखता है। तो सबसे पहले प्री डिटर्मिनेट अर्निंग जो है आपकी वो लेता है और उसके बाद ये कोस्ट को जो है एक अच्छे से लेवल पर मेंटेन कर करके रखता है और जोखिम और लाभदायकता का सही सही विभाजन करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी है तो रिस्क का फैक्टर कितना है, और अगर रिस्क का फैक्टर इतना है तो प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन क्या है। तो ये भी जो है वो हायर मैनेजर हमें शो एफएम जो है वो हमें शो कर करके बताता है कि रियल में रिस्क की प्रॉफिट से क्या लिंक है और प्रॉफिट की रिस्क से क्या लिंक है और दोनों का रेशो किस स्टाइल से है। उसके बाद है केंद्रीयकृत स्वभाव, कि एफएम का जो नेचर होता है वो बिल्कुल एक सेंट्रलाइज नेचर होता है, केंद्रीयकृत स्वभाव होता है।
पूरा आपका फर्म, पूरी बिजनेस यूनिट के डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एम्प्लॉयज एफएम से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका जो नेचर है वो केंद्रीकृत स्वभाव है, सारे डिसीजन यहीं से जाएंगे, अलोकेशन यहीं से होगा, सब कुछ यहीं से होगा। जब तक आपको वित्त नहीं मिलेगा कोई भी एक्टिविटी सुचारू रूप से नहीं जो है वो जनरेट की जा सके। उसके बाद है इसका वाइड स्कोप, व्यापक क्षेत्र। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एफएम का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल का है। इसमें हम केवल रिसोर्सेज को प्राप्त करने और उनका एलोकेशन करने, साधनों को प्राप्त करना और साधनों का आवंटन करना ही नहीं है, बल्कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी है कि हम उनका अनुकूलतम प्रयोग करें। लेखांकन, अंकेक्षण, बजट, क्रेडिट इवेल्युएशन, सारे फंक्शन एफएम के हैं। तो एफएम का जो स्कोप है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बहुत ज़्यादा वाइड हो गया। देखो वापस एक्सप्लेन करूँ कि इसका केवल फंड को कलेक्ट करना और अलोकेशन करना नहीं, बल्कि उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को सुपरवाइज भी करना है कि जहाँ जहाँ दिया है वहाँ उसका यूटिलाइजेशन किस स्टाइल से हो रहा है, और उसके बाद उनकी ऑडिटिंग करना, उनकी अकाउंटिंग करना, उनकी बजटिंग प्रिपेयर करना और क्रेडिट को इवेल्युएट करना, ये सारे काम एफएम के होते हैं। तो एफएम का स्कोप थोड़ा सा वाइड हो गया है। उसके बाद है उपक्रम के अन्य विभागों में समझ लें कि हमारे जो जितने भी अदर डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है तब तक सक्सेस बिजनेस की नहीं हो सकती। तो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट कोऑर्डिनेट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट, कि हमारी बिजनेस यूनिट के जितने भी डिपार्टमेंट है एटलीस्ट ये उनको बेटर वे में कोऑर्डिनेट कर देता है, अच्छे से समन्वित करता है, फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारे विभागों को एक साथ लगा देता है। जब तक फर्म के सारे विभाग साथ में काम नहीं करेंगे वांछित आपको लाभ नहीं मिलेगा या आपके ऑब्जेक्टिव को आप जो है वो फुलफिल नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ऑपरेट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी प्रकार के संगठन स्वरूप होते हैं, किसी भी स्टाइल का कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे सोलो हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कॉरपोरेट हो, नॉन कॉरपोरेटर हो, कोई सी भी कंपनी हो, जॉइंट वेंचर, किसी भी प्रकार की संस्था हो, ये सभी प्रकार की संस्थाओं पर लागू होता है। तो ये थी हमारी आधुनिक विचारधारा के अनुसार एफएम की डेफिनेशन की व्हाट इज द एफएम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, कि वित्त प्रबंध के उद्देश्य क्या है, कि वाई डू वी अडॉप्ट फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजमेंट, हम इस सब्जेक्ट को क्यों अडॉप्ट करते हैं, इसकी स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है। तो रियल में एफएम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सब्जेक्ट है, और फाइनेंशियल मैनेजर एक बहुत पावरफुल पर्सन है, और वित्त जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपयोगिता रखता है। तो रियल में इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि इनके उद्देश्य क्या है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहला जो इसका उद्देश्य है वो है लाभों का अधिकतमीकरण का सिद्धांत, और दूसरा है संपदा के अधिकतमीकरण का सिद्धांत। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी फर्म में एफएम का जो मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फर्म के प्रॉफिट को हाई टू हाई करना। कंटिन्यूस इसका ग्राफ जो है वो आपका अपर लेवल का होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट जो है फर्म का एटलीस्ट वो ज़्यादा हो, उसी को ज़्यादा करना, वही एफएम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको भी ऐसे अगर आप एक नैरो कॉन्सेप्ट में देखो तो नैरो कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि केवल लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इसको ध्यान में रखना। नैरो कॉन्सेप्ट क्या कह रही है कि केवल मात्र एफएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो लिक्विडिटी तरलता है या नहीं है, आप अपने कमिटमेंट पूरे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर अमाउंट में फाइनेंस है या नहीं है, कैश है या नहीं है, ये देखना, या फिर एक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना कि बस लाभ बढ़ने चाहिए, ये था। बट अकॉर्डिंग टू वाइड कॉन्सेप्ट फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होना, कि इट इज हेल्पफुल टू अचीव द टारगेट ऑफ ए फर्म,
कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिटर्मिनेट किए गए हैं ये उनको प्राप्त करने में सहायता करेगा और फर्म के स्वामियों का कल्याण करेगा। जो ऑनर है बिजनेस का एटलीस्ट उसका वेलफेयर करेगा। ये इसका जो है वो मेन टारगेट होना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स प्रॉफिट पर ज़्यादा कंसंट्रेशन दी गई है इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। देन व्हाट आर द बेनिफिट? लाभ को अधिकतम करण सिद्धांत के क्या जो है कारण, वो सबसे पहला लाभ अधिकतम विवेक के आधार पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा मेन टारगेट है कि हमारे प्रॉफिट हाई टू हाई हो बट अकॉर्डिंग टू विवेक, विवेक का मतलब सही तरीके से सही मार्ग में चल के सदमति से आप सही काम कर करके प्रॉफिट अर्न करो तो बेस्ट है। इलीगल वे में गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से लाभों को नहीं बढ़ाना है, ये फर्म का पहला उद्देश्य है। इसमें पहली बात को इंक्लूड किया गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो बट विवेक के आधार पर हो, सही रास्ते पर चल करके हो, किसी स्टाइल का कोई फ्रॉड नहीं हो, जो है आपकी प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करो, उसकी क्वांटिटी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करो, सही तरीके से आप जो है एक राइट मैनर में प्रॉफिट को अर्न करो, ये सबसे पहला जो है इसकी बात है। उसके बाद है अधिक कुशलता का सूचक कि इट इज द सिंबल ऑफ बेटर एफिशिएंसी, कि किसी भी फर्म में अगर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो रही है इट मीन्स इट इज शो द बेटर एफिशिएंसी ऑफ ए फर्म। ये बता रही है कि फर्म की जो कुशलता है वो बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंसी से काम कर रही है, तभी तो प्रॉफिट मिल रहे हैं आपको। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद है साधनों का कुशल आवंटन व उपयोग, कि फर्म में जो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आपने उनका एक प्रॉपर वे में अलोकेशन किया है। हर डिपार्टमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जब आपने हर फर्म को अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है वो रिसोर्सेज का आवंटन किया है तो वहाँ उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, आप ये भी देखोगे। तो इसका तीसरा बेनिफिट है, ये तीसरा ये है इसका पॉइंट आर्गुमेंट का कि यहाँ पर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है और बेटर जो है वो अलोकेशन भी होता है। और ये क्या करते हैं, कम लाभदायक क्षेत्र से अधिक लाभदायक क्षेत्र में साधनों को हस्तांतरित करता रहता है। एफएम क्या करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो बहुत ही लोअर प्रॉफिटेबिलिटी वाला सेक्टर होता है वहाँ से रिसोर्सेज निकाल करके जो बेटर आपकी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है कि व्यवसायिक प्रबंधकों की निर्णयों की सफलता का मापक, कि ये जो है हमारे जितने भी जो प्रबंधक हैं उन प्रबंधक के थ्रू जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को ये इवेल्युएट करता है। व्यवसायिक उपक्रम के प्रबंधकों के निर्णयों का मापक, कि मेरी फर्म का जो भी मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजन ले रहा है, उन डिसीजन को इवेल्युएट करने का एक वे है प्रॉफिट को इवेल्युएट करूं। अगर अच्छे डिसीजन लिए हैं तो प्रॉफिट अच्छा होगा, अगर डिसीजन बेकार थे तो प्रॉफिट की क्वांटिटी जो है वो कंटिन्यूस लोअर हो जाएगी। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि उत्पादन में, विक्रय में, आपने निष्पादन में अगर कुशलता से काम किया है, अगर आपने प्रोडक्शन, सेल्स इनमें बहुत एफिशिएंसी से काम किया तो आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और नेक्स्ट है ब्रेना का सूत्र, कि इट इज इंडिकेटर ऑफ इंसेंटिव्स, ये आपको प्रमोट करता है, मोटिवेशनल का एक सोर्सेज है, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट अर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी कोई भी पर्सन मोटिवेट होगा, इनकरेज होगा और उस सेक्टर में जाकर के जो है वो फंक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी को सक्सेसफुली रनिंग करने की वो वहाँ कोशिश करेगा। तो ये जो है वो हमारी प्रेरणा का सूत्र भी हो सकता है कि इसके लिए जो है हम और ज़्यादा जो है वो कोशिश करें और करें। और सामाजिक लाभ को अधिकतम करना, कि इससे अगर आपकी फर्म के प्रॉफिट अर्निंग स्ट्रॉन्ग है तो आप सोशल वेलफेयर की तरफ भी ध्यान दोगे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, लेबर के लिए वेलफेयर करोगे, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप्स की आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इट इज़ यूजफुल इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर या टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर, कि इससे सोसाइटी या समाज में जो है वो हमारा सामाजिक लाभ बढ़ेगा, वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है वो सोसाइटी में अवेलेबल होने लगेगी। तो ये है इसकी जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स।